दिल्ली के पूर्व मंत्री आदरणीय जगदीश मुखी, हमारे जनरल सेक्रेटरी नड्डा जी, और इस किताब में जिनका रिसर्च मेरी सहयोगी शिखा त्यागी और उपस्थित सभी भाई और बहनों, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक शुरुआत है। कोई चीज़ अगर अच्छी बनानी होगी, ये हॉल अगर अच्छा बनाना है तो इसमें लाइट है, एयर कंडीशनिंग है, चेयर्स है, अगर सब चीज़ें अच्छी होगी तब एक अच्छा हॉल तैयार होगा। गुड गवर्नेंस ये ऐसी चीज़ है जिसकी बड़ी आवश्यकता है। और सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अपने मन को ये प्रश्न पूछता रहा, व्हाट इज द मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन फॉर वर्किंग फॉर पॉलिटिक्स। थोड़ा सा इसका जवाब मुझे समाधान कारक नहीं मिल रहा था, और कभी कभी ऐसा लग रहा था कि सिस्टम से जो हम करना चाहते उसका परिणाम उतना नहीं निकल रहा। पर इसका कारण क्या है? इसका कारण रिफॉर्म करना पड़ेगा, कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। नथिंग इज इम्पॉसिबल। और इसलिए सिस्टम में अगर अच्छा सरकार को अच्छा काम करना है तो 4 बातों की जरूरत है। सबसे पहले सरकार में काम करने वाला नेतृत्व अच्छा चाहिए, क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता, ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरी बात साख चाहिए, और चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात अगर कोई है तो वो स्ट्रांग पॉलिटिकल विल चाहिए। और स्ट्रांग पॉलिटिकल विल अगर रही और 3 बातें अगर रहेंगी तो यू कैन मेक मिरेकल्स। थोड़ा सा अनुभव मेरे जीवन में मुझे मिला कि 5 करोड़ की इक्विटी पर इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने 8,000 करोड़ के काम किए और 4,000 करोड़ कैपिटल मार्केट में खड़े किए, तब केवल इच्छा शक्ति यही सबसे बड़ा भांडवल था। मुझे लगता है ये 4 बातें अगर किसी सरकार के पास होगी तो निश्चित रूप से सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जल्दी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का आर्थिक चिंतन है, जिसको हम सब लोग अपने प्रेरणा के रूप में मानते हैं। देश की आज की स्थिति जो है वो बहुत अच्छी नहीं है, इसको बदलना है। और बदलना है तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी और जो आगे रूलिंग पार्टी बन सकती है, उसको कहीं ना कहीं अपना मिशन, अपना टारगेट निश्चित करना चाहिए। ये बात जरूर है कि हमने हमारे पार्टी में राष्ट्रवाद हमारी प्रेरणा मानी है, गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट हमारा मिशन माना है, और अंत्योदय जो सोशियो इकोनॉमिक थिंकिंग है, जहाँ लास्ट मैन द सोसाइटी जो है, जो गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, दलित है, उसको भगवान मानकर उसकी स्थिति को बदलना, ये अंत्योदय का विचार ही हमारा उद्दिष्ट माना है। अब इसको अगर पूरा करना है, दिस इज द इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन फॉर वर्किंग फॉर द भारतीय जनता पार्टी। और मुझे ये बहुत कठिन समस्या है, क्योंकि मैं तो जीवन में इस बारे में बहुत नसीबवान हूँ कि विद्यार्थी परिषद में मुझे काम करना, मैं भी एक स्टूडेंट लीडर था, बड़ा मिलिटेंट लीडर था, और यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट के लिए लड़ रहा था। उस समय में विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आया। आदरणीय बाड़ा आप्टे जी, मदन दास जी, यशवंतराव केड़कर, सदाशिवराव देवधर, इनके साथ मैंने काम किया, और मुझे इतना ही समझ में आया कि समाज और देश के लिए कुछ करना चाहिए जीवन में। और वहां से निकलने के बाद मैं राजनीति में आया, और राजनीति में आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि देश के लिए और समाज के लिए कुछ करना चाहिए। आज मैं कोई बहुत बड़ा राजनीतिक नेता भी नहीं, थिंकर भी नहीं, पर मैं इतना ही बात मुझे ध्यान में आई, जो कोई संघ में हमको पंक्ति पढ़ाई गई थी, संस्कृत गीत था, मनसा सततम स्मरणीयम वचसा सततम वदनीयम लोकहितम मम करणीयम। अब मुझे ऐसा लगा कि हम करते रहे। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि हमारे देश के सामने सबसे चैलेंजेस क्या है। मुझे लगता है कि देश के सामने सबसे बड़ा चैलेंज अगर कोई है तो इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी निर्मूलन करना, ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, मुझे लगता है इट इज पॉसिबल। वी आर ए रिच नेशन विथ ए पुअर पॉपुलेशन। हमारा देश धनवान है पर जनता गरीब है। The basic reason is the wrong economic policies and bad and corrupt governance is the main reason for our poverty. ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है, और मुझे लगता है कि ये बदला जा सकता है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये कैसे बदले। What are the challenges? भूखमरी, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार,
ये हमारे गरीबी के 4 प्रमुख कारण हैं, बाकी और कुछ है। अब इसको बदलना होगा तो अर्थशास्त्र के भाषा में हमको ना कुछ मिशन टारगेट निश्चित करना होगा। मैं आपको विश्वास के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि बीजेपी में हमने टारगेट निश्चित किया है कि हम जीडीपी 12% तक लेके जाएंगे, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 10% तक लेकर जाएंगे और हम लोग देश का सामाजिक आर्थिक चित्र जो है बदल कर दिखाएंगे। दिस इज द मिशन विच वी एक्सेप्ट। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर पूरा करना होगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमको हमारे मैनेजरियल स्किल में, सिस्टम में क्वालिटेटिव रिफॉर्म के साथ बदल करना होगा, एक एक चीज को सुधरना होगा। और मैं ये मानता हूं कि एक बात बिल्कुल सच है, 100% परिवर्तन उसी समय संभव है जो व्यक्ति का परिवर्तन होगा, पर 60 to 70% परिवर्तन सिस्टम में बदलने से हो सकता है। जैसे रमन सिंह जी ने कहा कि थोड़ा काटा मारता ही है तो थोड़ा चलो चलेगा, पर सिस्टम कितनी बदलेगी। अब इसमें हमारी सरकार में जिन लोगों ने, जिन जनता के लिए हम चुनकर आते हैं, जिनके प्रति हम उत्तरदायी है, और वेलफेयर स्टेट के कंसेप्ट में, इन डेमोक्रेसी में हम लोग गरीब लोगों के लिए उत्तरदायी है कि जिनके जीवन को हमको बदलना है। ये चैलेंज हमने स्वीकार किया है। पहली बात यह कि राजनीति ये पैसा कमाने का धंधा नहीं हो सकता। अगर किसी को ये करना है तो पैसा कमाए जीवन में, उसमें कोई गुनाह नहीं, बिकॉज नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। और इसलिए किसी को कमाना है तो वो सनदशील मार्ग से जरूर कमाए, पर एमएलए, एमपी और मिनिस्टर बनकर पैसा कमाने का सब गलत है। ये जनता बर्बाद है। और इसलिए इस सिस्टम में इंस्पिरेशन और मोटिवेशन ऐसा चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का विचार है कि समाज का आखिरी पीड़ित है, दलित है, उसके स्थिति को हम बदले, और हम लोग यही प्रेरणा लेकर काम कर रहे हैं। कठिनाई है राजनीति में ये सब करना, मैं उसके चैलेंजेस, मैं बहुत दिनों तक इससे दूर भागने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मुझे लगा कि ये बहुत कठिन काम है, अपने गले में ना लटके और कोई करे पर हम ना करें। मैं अपने गाँवों में, ग्रामीण इलाकों में काम करते गया और मुझे बड़ी सफलता मिली। मैं कारपोरेट नहीं हूँ, मैं सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ, और मैं काम करते करते सोलर एनर्जी, बायो एग्रीकल्चर में काम कर रहा हूँ, वाटर कंजर्वेशन। अब करते करते मैंने 10,000 लोगों को रोजगार दिया और 500 करोड़ के एसेट्स खड़े किए, और इस साल 250 करोड़ का लोन मिला, और मैं पूरा रूरल एनर्जी सब काम करता हूँ, और वो मेरा मिशन है, अभी भी वही करता हूँ। मैं अगले महीने में स्वीडन और ब्राजील जा रहा हूँ, बायोफ्यूल्स में इथेनॉल बेस्ड इंजन कैसे तैयार हो, मैं इसमें समय में काम करते रहता हूँ, वो मेरी पैशन है। और मुझे यह लगा कि ये स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल होगी तो ये हो सकता है। जो एक्सपीरियंस मुझे मंत्री पद के कार्यकाल में मिला कि 5 करोड़ की इक्विटी पर 4,000 करोड़ कैपिटल मार्केट में खड़े करके 8,000 करोड़ के सीलिंग, वर्ली बांद्रा, 55 फ्लाईओवर, तब मुझे अगर इच्छा शक्ति है तो कुछ भी। और ये इच्छा शक्ति जो है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे इसमें तैयार की है कि देश के लिए और समाज के लिए काम करना है। और इसलिए ये जो गुड गवर्नेंस सेल है, ये एक प्रकार से जिन्होंने अच्छा काम किया, ये काम बाकी लोगों तक पहुंचाना, बाकी सरकार अच्छे काम करने वालों को सम्मान देना, उनके पीठ पर हाथ रखना। मुझे अगर किसी ने पूछा कि व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, तो मैं एक वाक्य में जल्दी बता देता हूँ, अच्छे काम करने वालों को सम्मान नहीं मिलता और बुरे काम करने वालों को सजा नहीं मिलती। आज मुझे इस बात कि डॉक्टर रमन सिंह जी ने उनके नेतृत्व में द डिफरेंस दैट वी मेड, ये इसका शीर्षक है। ये ऐसे हमने भी करीब 30-32 विषयों को सिलेक्ट किया है। आपको ये भी बताने में मुझे संकोच नहीं है, अगर कोई अच्छी गवर्नमेंट सिस्टम में होगी, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस की आंध्र प्रदेश में कांग्रेस सरकार में थी, वो भी अच्छी, उसका भी हमने अध्ययन किया। तो जिस सरकार में गरीबों को कल्याण करने वाले है, वो योजनाएं सभी सरकारें उसको काम करें, यही के पीछे हमारी भावना है। देखिए, इनके बारे में बातें आई है, शिखा जी ने तो बहुत अच्छा काम किया है। हमको ऐसे ही रिटायर्ड IAS ऑफिसर, संवेदनशील सामाजिक कार्यकर्ता, मैनेजमेंट एक्सपर्ट, ये हमको चाहिए। मेरी कोशिश है कि हम लोग ऐसे इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस तैयार करें। अभी हमको दिल्ली में 2 एकड़ जगह लगभग मिलने की इसमें आई है, और मैं इस पर स्थापना करके इसको हर दिन रोज इसके बारे में हमारे MLA, MP और मिनिस्टर को ट्रेनिंग मिले, हमारा गवर्नेंस जो है और क्वालिटी होके कोशिश
इसमें एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो जस्टिस दलवीर भंडारी वर्मा ने इनके स्कीम के बारे में कहा है, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नॉट टेकन एज ए मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री, ये वो कह रहे हैं, पूछ रहे हैं. Decision was based on the recommendation submitted by high-powered committee heard by Justice Wadhwa, a retired Supreme Court judge, which recommended Chhattisgarh model of PDS to arrest diversions, leakages, delays in allocation and transportation and distribution of food grains to fair price shops. ये बेंच ऑफ जस्टिस दलवीर भंडारी और जस्टिस दीपक वर्मा ने इसके बारे में कहा है. मिस्टर आलोक शुक्ला जिन्होंने इसको IAS ऑफिस किया रमन सिंह जी के मार्गदर्शन में, उनको अवार्ड मिला है सिविल सर्विस इसका 21 अप्रैल 2010 को. मिस्टर आलोक शुक्ला देन फूड सेक्रेटरी छत्तीसगढ़, प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर 2009 फॉर कंप्यूटराइजेशन ऑफ पैडी प्रोक्योरमेंट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़. मुझे बताइए, आज बेचा है, चावल बेचा है, तो रमन सिंह जी मोबाइल पर बता सकते हैं उसने कितना बेचा है और उसकी कितनी कॉस्ट है. करने से बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, करप्शन भी सॉल्व हो सकता है. क्या पीडीएस में कम करप्शन था? बहुत करप्शन था. रमन सिंह जी और उनके सरकार ने ये सिद्ध करके दिखाया कि ट्रांसपेरेंट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग है और अकाउंटेबिलिटी एंड ऑडिटिंग है और सिस्टम में आवश्यक सुधार है. तो उन्होंने ऐसा मॉडल तैयार किया लीक प्रूफ, ट्रांसपेरेंट और पब्लिक इंटरेस्ट का. अब एक इसमें ऐसा हो सकता है तो बहुत से चीजों में हो सकता है, और इसलिए जितने ज्यादा प्रमाण पर इतना अच्छा काम होगा उसमें देश की परिस्थिति सुधरेगी. अच्छी नहीं है. मैं फाइनेंस मिनिस्टर से मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनको कहा कि कुछ भी करिए, देश को बचाइए. जीडीपी 7% से नीचे आ गया. एग्रीकल्चर की तो हालत ऐसी है कि मैं जिस एरिया में काम करता हूँ वहाँ किसान आत्महत्या कर रहे हैं. आज मैं जहाँ काम कर रहा हूँ वहाँ सब यवतमाल, वर्धा, नागपुर, हमारे यहाँ कॉटन ग्रोवर्स किसानों ने इतनी आत्महत्या की, बहुत बुरी अवस्था है. और एक तरफ रूरल एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमी निग्लेक्ट हुई है. लाइट नहीं है, 10-10, 12-12 घंटे लाइट नहीं है. कोल है तो पावर स्टेशन के पास मिनिस्ट्री ने कोल माइन सब बैन कर दिया. ऑयल और का चल रहा था तो उसमें स्थिति ऐसी कि उसके आधे इंडस्ट्री बंद हो गई है. बेरोजगारी बढ़ रही है. मैं 5 दिन लंदन में था तो रोज मुझे बड़े बड़े लोग हिंदुस्तान के मिले, कहीं भोजन के लिए, कहीं ब्रेकफास्ट के लिए. मैं पार्लियामेंट में भी वहां गया था. सब कह रहे थे कि अब हिंदुस्तान को नहीं रहेंगे, हम यहीं रहेंगे, एनआरआई बनेंगे, पर धंधा दूसरी ओर करेंगे. एक बड़े उद्योगपति 2 दिन पहले मेरे पास आए थे. उन्होंने कहा कि अब तो मैंने यहाँ छोड़ दिया, मैंने इन देशों में कॉन्ट्रैक्ट लिया, मैं यहाँ से बाहर गया. मैंने फाइनेंस मिनिस्टर को कहा नहीं आ रहा, इतना प्रॉब्लम नहीं है, एफडीआई तो आ नहीं रहा, जो आया वो वापस जा रहा है, और जो इंडियन इन्वेस्टर है वो भी देश के बाहर जा रहे हैं. जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो इंडस्ट्रीज नहीं आएगी, इंडस्ट्रीज नहीं आएगी तो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल नहीं बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा, जीडीपी नहीं बढ़ेगा, पर कैपिटल इनकम नहीं बढ़ेगा, और एग्रीकल्चर इस हालत में कैसे? वी आर ए रिच नेशन, वी हैव गॉट ऑल पोटेंशियल्स, हमारी स्ट्रेंथ मजबूत है, सब कुछ हमारे पास है, पर हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड बैड एंड करप्ट गवर्नेंस ने हमारी स्थिति को निर्माण किया. एज ए बीजेपी हम इस सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन को अपना मिशन मानते हैं. इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी को हमारा उद्देश्य मानते हैं, और भूखमरी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई तीनों बातों को बदलना चाहते हैं. अगर ये बात के लिए आवश्यकता है, हमें जो सत्ता मिली है, ये बात जरूर है कि कभी कभी गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया तो उसका फायदा पार्टी को होता है, और पार्टी ने अच्छा काम किया तो उसके कारण गवर्नमेंट आता है. दोनों एक दूसरे को रेसिप्रोकल. और इसलिए ये बात जो है, ये कठिन बात है कि राजनीति की व्याख्या क्या होनी चाहिए. क्या पावर पॉलिटिक्स यही राजनीति की शुरुआत और समाप्त है? एमएलए, एमपी और मिनिस्टर का टिकट मिलना यही केवल राजनीतिक, जहां से शुरू हुए ए और जेड यही खत्म हो गया, यहीं से देश बदलेगा? कितने भी एमएलए, एमपी और मंत्री बनेंगे, कोई जात के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर, कोई भाषा के नाम पर, अलग अलग इस पर बनते. अगर वो काम नहीं करेंगे, परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, डेवलपमेंट नहीं करेंगे, गरीबों की स्थिति नहीं बदलेगी, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलेगा, तो देश की तरक्की कैसे होगी? और इसलिए परफॉर्मेंस का ऑडिट होना चाहिए. परफॉर्मेंस का ऑडिट मैं पहले सोचता था कि पॉलिटिकल पार्टी में होना चाहिए, पर मैंने हाथ नहीं लगाया, क्योंकि कोई एक्सपोज हो जाता है तो बड़ा नाराज हो जाता है, तो कहता है मुझे क्यों एक्सपोज कर रहा है. पर धीरे धीरे
मैं अपने यहाँ भी परफॉर्मेंस का ऑडिट करते रहता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि आज देश की स्थिति को सुधारने में हम लोग 36% ऑफ पॉपुलेशन देश की भारतीय जनता पार्टी का शासन है और हम लोग देश को हमारे राज्य सरकार में बदलेंगे और जब दिल्ली में आएंगे तो फिर हम इसको और हमारे और एक्सेलरेट करेंगे और बदलेंगे और ये एक कठिन काम है पर असंभव नहीं है और इसलिए ये जो गुड गवर्नेंस सेल हमने बनाया है आज इसकी एक शुरुआत है। पर मैं आपको बताऊं, परसों मैं मध्य प्रदेश गया था और ये मीडिया के बंधुओं से मैं प्रार्थना करूंगा कि हमें पब्लिसिटी नहीं चाहिए पर देश और समाज के हित में अच्छे कामों को प्रोजेक्ट करिए। रोज चर्चा यही होती है जो हमको वही सवाल वही पूछते हैं। आप थोड़ा सा देश और समाज के हित में अगर कुछ बात है तो उसको भी प्रायोरिटी दो। हमारे ऊपर जरूर आपको टीका टिप्पणी करनी है, करो, पर डॉक्टर रमन सिंह जी जिसकी योजना की तारीफ, जिस सरकार की तारीफ सुप्रीम कोर्ट कर रहे हैं, जिसकी तारीफ प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जिसके कारण अभी ये पर मेल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम इसके कारण छत्तीसगढ़ में सॉल्व हुआ है। लोगों तक अनाज पहुंच रहा है, गरीब आदमी खा रहा है। नहीं तो हमारे प्लानिंग कमीशन में कहते कि 26 रुपए के ऊपर 27 रुपए कमाने वाला धनवान गांव में और 32 रुपए के ऊपर 33 रुपए कमाने वाला धनवान शहर में। अब मुझे बताइए कि 32 में शहर में और 26 रुपए में गांव में क्या करेंगे। आज चाय भी नहीं मिलता, दिन में अगर चाय अच्छा लेना है तो 5 रुपए देना। और इसलिए इस देश में केवल गॉड एंड गवर्नमेंट बदल सकता। मैं एक बात मानता हूं जिस पर मेरा विश्वास है कि यू कैन चेंज योर ओन सोशो इकोनॉमिक इवन मोर देन गवर्नमेंट। कुछ लोग भगवान पर भरोसा रख के चलते हैं और कुछ सरकार पर चलते। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे बीच में जो संवेदनशील सामाजिक कार्यकर्ता है, जो गरीब आदमी के लिए कुछ करना चाहता है, उसकी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल को अगर हम जागरूक करते हैं और सोशल कॉन्शियसनेस, सोशल सेंसिटिवनेस उसमें निर्माण होता है और राजनीतिक में पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस और पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके साथ है, तो ये जो इंजन है ये बहुत बड़ा काम कर सकता है। और ये करने की प्रेरणा हमारे विचारों में भी है और अलग अलग प्रकार से ये काम किया जा सकता है। मैं जब भोपाल में गया था, शायद ये बैठे हुए यहाँ मेहता, वाइस प्रेसिडेंट अजय शंकर मेहता, ये मध्य प्रदेश ने स्वयंसेवी संगठनों का सम्मेलन लिया। आप इमेजिन करोगे 40,000 लोग उसमें आए थे, 40,000 लोग। सरकार ने बजट दिया और स्वयंसेवी संस्थाओं को पैसे दिए, वाटर कंजर्वेशन में, हेल्थ सर्विसेज में, शिक्षा में, संस्कारों के क्षेत्र में, महिला बचत गृह के द्वारा इतना काम चल रहा है। इससे गरीबी दूर हो सकती है और इसलिए ऐसे बहुत इनिशिएटिव हमारे सरकार ने लिए हैं। हमारी कोशिश है कि जो सरकार हमारा अच्छा काम कर रही है वो इनिशिएटिव हम लोग, ये जो हेडिंग है द डिफरेंस दैट वी मेक, इससे हम लोग अभी ये एक किताब नहीं है, ऐसे 50 हम निकालना चाहते हैं। मध्य प्रदेश और बिहार की लोक सेवा गारंटी, अहमदाबाद में BRTS, कर्नाटक में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो रिफॉर्म किया है वो, कुंभ मेला यशस्वी हुआ उत्तराखंड में, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट गुजरात का 13.5-14% तक पहुंचा, वो कैसे पहुंचा, लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश की, NGO का ये प्लास्टिक मुक्त शिमला हिमाचल में। हमारी हर सरकार ने जो अच्छे अच्छे काम किए हैं वो काम हम एक सरकार के काम दूसरे सरकार को पहुंचाएंगे ताकि वो भी उसका उपयोग करें। मुझे खुशी होती है कि बहुत से मीडिया में जो अवार्ड दिए जाते हैं, तो मैं अब हमारे मुख्यमंत्री जी को हर बार पूछता हूँ। एक बार हमारे मुख्यमंत्री को मैंने पूछा कि आपका GDP बहुत कम है और वो बात उनको लग गई। अब उन्होंने मुझे बताया कि नितिन जी उस समय 4.3 था, पर अब हमारा फाइनेंस मिनिस्टर मुझे मिलने के लिए स्पेशल आए और उन्होंने कहा 8% के ऊपर हमारा GDP हो गया। मैंने कहा आप इंडस्ट्रियल, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें डिले क्यों करते हो, तो फास्ट ट्रैक प्रोसेस करो, मुख्यमंत्री का एक सेक्शन वो खड़ा करो, फटाफट प्रॉब्लम सॉल्व करो। वी नीड रिजल्ट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा और राज्य की प्रगति होगी। एग्रीकल्चर में वाटर कंजर्वेशन की बात है, जैसे रमन सिंह जी ने ड्रिप इरिगेशन स्प्रिंकलर की बात की है, वाटर कंजर्वेशन ये बहुत बड़ा इशू है। और मुझे ऐसा लगता है कि इन सब विषयों पर हमारे जहां रूलिंग पार्टी करके हम काम कर रहे हैं, उस गुड गवर्नेंस सेल के द्वारा हम उसमें इन सब बातों को एक दूसरे को देना चाहते हैं। और इसके अलावा
आप जैसे लोग यहाँ विद्वान लोग उपस्थित है, विचारवंत है, देश और समाज के हित में काम करते हैं। कोई एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सपर्ट है, कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट है, कोई मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, कोई एग्रीकल्चर एक्सपर्ट है, कोई में एक्सपर्ट होगा, कोई किसी के एनर्जी के सेक्टर में होगा। हम इनके सबके सलाह लेना चाहते हैं। हम देश के निर्माण में आप सबका उपयोग करना चाहते हैं। बहुत कठिन काम है। हम इंडिया विजन 2025 विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं। हमने किसी को आउटसोर्स करने के लिए दिया नहीं। किसी एक लेखक ने बीच में एक अखबार में लिखा था कि हमने आउटसोर्स किया। हमने आउटसोर्स नहीं किया। इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, अभी मैं छत्तीसगढ़ गया था तो एग्रीकल्चर में से देश भर के लोगों का दिन भर का चिंतन शिविर हुआ और एग्रीकल्चर का पेपर हमने तैयार किया। केवल बीजेपी की सरकारें जो 1% से किसानों को ऋण देती है। कर्नाटक में अभी रमन सिंह जी ने बहुत 3% किया, अभी शिवराज जी ने भी कम किया। हम बिजली मुफ्त देते हैं कर्नाटक में। किसानों की हालत बहुत खराब है। देखिए, कोई चीज मुफ्त देना ठीक बात नहीं है, पर जिसके शरीर में खूने नहीं है तो उससे क्या निकलोगे। कर्जे के बोझे के जो लोग मर रहे हैं उनको अगर जिंदा रखना है और वो आपको उसके तरफ ध्यान देना होगा तो आपको कुछ समय के लिए, जब तक वो अपने पैर पर खड़ा नहीं होता, आपको पॉजिटिवली सोचना होगा। वेलफेयर स्टेट में, कल्याणकारी राज्य का इंस्पिरेशन यही है कि जो दे सकता है उससे लेना चाहिए और जो नहीं हम लोग फ्री ऑफ चार्ज देना चाहिए। और इसलिए हमारे सामने अटल बिहारी वाजपेयी जी का आदर्श है। एनडीए के शासन कार्यकाल में अटल जी ने इस देश को एक बहुत अच्छा शासन दिया था और इसलिए मैं आज एक घोषणा करना चाहता हूं कि अटल जी का जो जन्मदिन है वो हम गुड गवर्नेंस डे 25 तारीख को हम लोग उसको गुड गवर्नेंस डे करके, और पॉलिटिकल पार्टी जो है जिसको राजकारण कहते हैं उसको समाज कारण, राष्ट्र कारण और विकास कारण। It's not only power politics. Respect should not be demanded. It should be commanded. If you deserve for it, you will get it. कोई जरूरत नहीं है। ये जात पात की बात करने वाले वही लोग करते हैं जो करचून करने आते। नेताओं में जातीयवाद है, जनता में नहीं है। जो उस जात की है, जो जात का नेता होता है, उस जात का कोई भला नहीं करता। ये केवल बातें जो है इसको सुधारना होगा। अभी मैं सहारनपुर में एक रैली में गया था और बहुत बड़े प्रमाण पर लोग थे। वहीं से वापस आ रहा हूँ, कल कलकत्ता था। गरीब वो विकास चाहते हैं। उनके यहाँ ऐसी स्थिति है कि सब रोड खराब हो गए। सहारनपुर में रोड ही नहीं है। तो मैंने मजाक में कहा कि ऐसी स्थिति एक बार हमारे यहाँ थी कि स्कूटर पर और मोटरसाइकिल पर कोई व्यक्ति अपने पत्नी को लेकर निकलता था तो हर मिनट में देखता था हाथ लगाकर पीछे की है कि गिर रही है। ऐसी हालत देश में है। और अटल जी ने, मुझे याद है कि मैं जब मंत्री था तो मैंने अपने चेंबर में जॉन केनेडी का एक वाक्य लिखा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। रोड से प्रॉस्पेरिटी आती है। और अटल जी इस देश के इतिहास में पहले प्रधानमंत्री थे और वो दिन में भूल नहीं पाऊंगा कि जब मैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का रिपोर्ट तैयार करके उनके पास गया था तो प्लानिंग कमीशन में काम करने वाले उस समय के आईएएस ऑफिसर, प्रिंसिपल सब ऐसे जमकर विरोध कर रहे थे। मैं भी, मेरा बहुत अस्वस्थ हो गया। ये कैसे बात करती है, क्यों सुन रहे, गरीब मर रहे, वहाँ बच्चे स्कूल में नहीं जाते लाखों, और ये कैसी बात कर रहे हैं। तो मैंने बड़ा फोर्सफुली उनको रखा। उन्होंने कहा देखो प्राइम मिनिस्टर जी, आई एम वेरी सॉरी, विलेज कनेक्टिविटी इज ए स्टेट सब्जेक्ट, वी कैनॉट मेक एनी एक्सपेंडिचर ऑन द स्टेट सब्जेक्ट, वी कैन मेक एक्सपेंडिचर ओनली ऑन सेंट्रल। वो आर्गुमेंट चलता था, अटल जी चुपचाप सुनते थे। मैंने एक बार हुआ आखिर में अटल जी, ये कायदा कानून किसके लिए है? तो बोलो, जो लिखना है फाइल पर लिखो, आप ओवररूल करो। आप देश का भविष्य बदलने का काम आप करो। गरीब लोग लाखों करोड़ों 47 से लेकर मर जाते हैं पर डॉक्टर उनके पास नहीं पहुंचता। लाखों करोड़ों बच्चे स्कूल नहीं जा सकते बरसात के दिनों में, रोड नहीं है। रोड नहीं होंगे तो प्रॉस्पेरिटी नहीं होगी। ये रिपोर्ट में नाबार्ड के चेयरमैन मेरे साथ थे, रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर थे, सबने कहा 1,10,000 करोड़ का जीडीपी बढ़ेगा, इसमें उत्पादन बढ़ेगा अगर रोड बनेंगे। अटल जी ने सबकी बात सुनी और पूरे विरोध के बाद आखिर में उन्होंने कहा कि नितिन कह रहा वो सही है और मैं इस योजना को, इस रिपोर्ट को पूरी तरह से स्वीकार करता हूं और मेरी सरकार तुरंत इस योजना की कार्रवाई शुरू करेगी। और 8 दिन के अंदर डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने लाल किले पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की। आज इस देश में करीब 38,000 करोड़ रुपए खर्चा हुए हैं
और 1,76,000 गांवों को मजबूत रोड से जोड़ा गया है। मुझे लगता है ये बहुत आवश्यक है। जो निग्लेक्ट है, जो असहाय है, जो अन्याय जिनके ऊपर हुआ, जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली, डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू बैकवर्ड है, पीछे है, उनको अगर न्याय नहीं मिलेगा तो उपयोग क्या? और इसलिए ये जो एक एक काम से जो सिस्टम में रिफॉर्म हुआ है, उससे कल्याण हुआ है गरीब व्यक्ति का। ये कल्याणकारी राज्य का मिशन है। हम प्रभु रामचंद्र के राम राज्य की याद करते हैं, आदर्श राजा करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की याद करते हैं। हम तो शिवाजी महाराज के चरित्र को बार बार पढ़ते थे कि कैसा राजा, अपने लड़के को नहीं देखा उन्होंने निर्णय करते समय, किसी को नहीं देखा। अब इस प्रकार का राजा, शासन प्रणाली और गुणात्मकता परिवर्तन उसमें होगा तो सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस और गतिशील होगी। और गुड गवर्नेंस सेल में ये प्रयास हम सब लोग कर रहे हैं। और आज शिखा त्यागी जी के बारे में मैं कहूँगा, वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत बड़े पोस्ट पर काम करती है, करोड़ों में पगार है उसका। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं सर्विस छोड़ना चाहती हूँ, ये काम करो। ये काम मत करो, आप सर्विस मत छोड़ो, संभाल कर करो। पर आज धीरे धीरे समाज में ऐसे अनेक लोग हैं जो पावर पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है। और पॉलिटिकल लीडर्स की इमेज भी इस देश में जो है वो तो जो बनी है, पर ये हम उसको बदल सकते हैं और हमको बदलना है। और गुड गवर्नेंस से ये इमेज बदलेगी। नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में जिस प्रकार से काम किया है, एक रोल मॉडल के रूप में देश ने उसको स्वीकार किया। उनके बारे में कई, उनके ऊपर कुछ नाराज हुए लोग भी उनके काम के बारे में तारीफ करते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसको पार्टी में प्रायोरिटी मिले। हमारे एमपी, एमएलए, मिनिस्टर, इनका अच्छा ट्रेनिंग हो, सिस्टम में सुधार हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, और जो परिणामकारक रूप से हम लोग गरीब तक पहुंचकर उसकी सेवा करना चाहते हैं, जो हम लोग गरीबी, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इस मिशन के रूप में हमने स्वीकार किया, भूखमरी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार को मुक्त करना चाहते हैं, मुझे लगता है ये संभव है। इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म करके हम 70% भ्रष्टाचार कम कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि देश के हित में जो सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान, जो भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त है, जो हिंदुस्तान पूरे दुनिया की एक ताकत है, सब कुछ हमारे पास है। हम फिर से एक बार हमारे देश को उस सीमा तक पहुंचाए। दिस इज द मिशन ऑफ द पॉलिटिक्स एंड वी आर द इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। एंड इसलिए पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। And by politics, with the help of good governance, we can achieve this goal, the eradication of poverty. हम गरीबों को न्याय दे सकते हैं। And I feel that this is the main inspiration and motivation for politics. अब ये लोगों तक पहुंचाना और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को संवेदनशील बनाना, विकासोन्मुख बनाना और उनका उपयोग करके इस दिशा में जाना, इसलिए हम लोग सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं। ये गुड गवर्नेंस सेल इसमें और अच्छा काम करके ये सब अच्छी बातें समाज के सामने भी लाएगा और एक दूसरे का ये जो रिसर्च है उसका उपयोग अनेक राज्यों में सुधार करने के लिए होगा। महानगर पालिका, नगर पालिका, जिला पंचायत, स्टेट गवर्नमेंट सभी के विषयों को ले रहे हैं। आप सब लोगों से मैं प्रार्थना करूंगा इस विषय पर आपके ज्ञान का, आपके अनुभव का, आपके पास कोई टेक्नोलॉजी है, कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोई आपके पास मॉडल है, आप जो भी कुछ जानकारियां हैं इसमें जरूर हमको मदद करिए। आप सबके सहयोग से हम लोग देश की प्रगति और विकास का एक शिखर उस पर हम पहुंचना चाहते हैं और ये निश्चित रूप से ये गुड गवर्नेंस सेल इस काम में निश्चित रूप से देश को एक अच्छी दिशा देगा, ये विश्वास व्यक्त करता हूं। विनय सहस्त्रबुद्धे, शिखा त्यागी, जगदीश मुखर्जी और इस सेल में हमारे काम करने वाले सभी सहयोगियों को मैं फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और डॉक्टर रमन सिंह जी ने जो अच्छा काम किया है उसके लिए मैं इतना ही कहूँगा कि डॉक्टर साहब, आपने जो अच्छा काम किया है भारतीय जनता पार्टी करके, हमको इस काम का बहुत बहुत अभिमान है और मैं इसलिए आपको बहुत बहुत आप ऐसा ही अच्छा काम अनेक अनेक क्षेत्रों में आप करते रहिए। पार्टी आपके पीछे पूरी शक्ति के साथ खड़ी रहेगी, ये विश्वास उनको देता हूँ। उनको, उनके सरकार को, उनके मंत्रीगण को, उनके अधिकारियों को फिर से एक बार एक रिमार्केबल, रिवोल्यूशनरी, मोस्ट डिफिकल्ट
ऐसी एक छत्तीसगढ़ की ये जो हमारी मैनेजमेंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जो सिस्टम थी, बड़े इनोवेटिव अप्रोच से बदलकर देश के सामने उन्होंने एक अच्छा आदर्श प्रस्थापित किया है। इसलिए उस अभिनंदन के लिए निश्चित रूप से पात्र है। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करके उनको भी धन्यवाद देता हूँ और मेरा भाषण समाप्त।